वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री स्वामीनारायण। आज हम फिर से एक नया लेक्चर देखेंगे एसपीआई का। ठीक है, तो हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलो पढ़ते हैं क्या है। द माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन नंबर 1 है सॉइल, वाटर एंड एयर, इनसाइड आर बॉडी, डीप इनसाइड द गीजर, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या लगता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ देखे जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओमनी प्रेजेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट यानी कि क्या? इस ग्लोब का आप कोई भी हैबिटेट देख लो, एयर, वाटर, सॉइल, इवन कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म देख लो, हर एक के इनसाइड या आउटसाइड आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस देखने मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। वो सॉइल में भी है, वाटर में भी है, हमारे बॉडीज के अंदर भी है और सरफेस पर भी है, राइट। और गीजर्स वगैरह कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना हो। ठीक है, तो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओमनी प्रेजेंट। ये बात हमेशा याद रखना, वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं। विच ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क? लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बोथ ए एंड बी, सुडोमोनास एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो मिल्क के अंदर प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर? केसिन। ठीक है, जो केसिन प्रोटीन है उसको कर्डलिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कर्डलिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट, द डव विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय। तो अब फर्मेंटेशन की मोस्टली जो प्रोसेस होती है वो किससे आगे लेकर जाया जाता है? फर्मेंटेशन किस में हेल्प, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन में हेल्प करता है? दे आर मोस्टली फंगस। ठीक है, दे आर मोस्टली फंगस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में मोस्टली रोल प्ले नहीं करेगा। वायरस तो मोस्टली वो इन्फेक्टिव एजेंट होता है, उसका और फर्मेंटेशन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मोस्टली आप क्या कहोगे? ईस्ट इज unicellular fungi. Okay, so correct option is your option number B, which is responsible for fermentation of various types of doughs. The dough which is used for making breads is fermented by which is the organism? तो यहाँ पर स्पेसिफिक आपको ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है जो कि फर्मेंटेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले ऑप्शन में हमने पहले स्लाइड में क्या देखा था कि वहां पर एक कॉमन उन्होंने पूछा था कि गिवन जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसमें से कौन फर्मेंटेशन करता है, और यहाँ पर उसी स्पेसिफिक टाइप यानी कि फंगस के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, उसमें से एक है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? फर्मेंटेशन। तो क्या है? स्टैफिलोकोकस ऑरियस, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, पेनिसिलियम नोटाटम, एस्परजिलस नाइगर। तो यहाँ पर पूछा क्या है उन्होंने? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसकी वजह से होता है? आपका सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी के वजह से आपका फर्मेंटेशन होता है। स्टैफिलोकोका मोस्टली रिस्पॉन्सिबल, दे आर मोस्टली पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ओके, पेनिसिलियम नोटाटम again they are the bacteria which causes many bacterial diseases. Aspergillus niger responsible for formation of जो हमारा साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह जो हम बनाते हैं वो इनसे बनता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ फर्मेंटेशन के बारे में सोचना है। तो जो भी लार्ज स्केल पर फर्मेंटेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। द प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल, the production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessel called as fermenter, productor, initiator and inducer. तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है? तो यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या है कि जो भी इंडस्ट्रीज में वेसल्स होते हैं बड़े बड़े, जो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए लगते हैं, तो वो मोस्टली कौन से होते हैं? इनिशिएटर, फर्मेंटर एंड प्रोडक्टर। क्या लगता है क्या हो सकता है? They are the initiator. Okay, option number C is your correct answer. Next,
द एंटीबायोटिक्स आर, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए, तो एंटीबायोटिक क्या है ये जान लेते हैं। तो पहला क्या है, केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। ठीक है, आगे का भी देखते हैं, ये तो सही लग रहा है बट फिर भी हम बाकी के भी ऑप्शंस पढ़ लेंगे और फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। सेकेंड इज टॉक्सिक सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का यहाँ पर तो कोई रिलेशन नहीं है एंटीबायोटिक से लेकर, ठीक है, तो ये तो कट ही होगा। नेक्स्ट, इनर्ट सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब ऐसे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कोई तो भी एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होता है। ठीक है, तो सही क्या है, केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, यही है उसका सही आंसर। ठीक है, केमिकल हमारे बॉडी में जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन भी एक तरीके का केमिकल ही है, राइट। बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो तैयार होते हैं, जैसे HCl तैयार होता है आपके स्टमक के अंदर, राइट। देन आपके कार्बोनिक एसिड्स होते हैं जो आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, या फिर क्लोराइड शिफ्ट वगैरह जो करवाते हैं आपके बॉडी में, राइट। सो ये जो केमिकल्स होते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म बाकी के और उनके भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर ये केमिकल्स बनते होंगे, जिसका काम बहुत अलग अलग होगा, राइट। तो ऐसे में जो माइक्रोब्स के अंदर केमिकल्स बनते हैं वो होते हैं आपके एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक क्या करते हैं, वो अपने ही जैसे जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ को वो कम करेगा या फिर उनको किल करेगा। इन दोनों में से कुछ तो भी एक वो जरूर करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। मैच द कॉलम। तो पहला है एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, तो पहले जो हमारे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है हम पहले उनको मैच कर देते। तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी हमने अभी पढ़ा, फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फर्मेंटेशन का बाय प्रोडक्ट पहला होता है आपका इथेनॉल। तो यहाँ पर हम पहले ए लिख लेंगे। देखते हैं कैंसलेशन के थ्रू हम डायरेक्ट आंसर तक पहुँचते हैं या नहीं। तो डी का ए कहाँ दिख रहा है आपको, डी का ए कहाँ दिख रहा है, ये तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो हम सीधा आंसर तक ही पहुंच गए। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में डी का ए दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम आंसर तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी हम बाकी के भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर दिया हुआ है। एस्परजिलस नाइगर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम देखते हैं, तो मैच द कॉलम में कॉलम नंबर ए में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दिए और कॉलम बी में उनके प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। तो कॉलम नंबर ए में क्या है, ऑर्गेनिजम्स के नाम एक बार पढ़ लेते हैं हम। एस्परजिलस नाइगर, एसिडोबैक्टर एसिटी, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम एंड सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। तो हमारे जो ज़्यादा फेमिलियर है पहले हम उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी हमने बहुत बार पढ़ा है, पहले ही कुछ स्लाइड्स में हमने देख लिया कि जो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी है वो एक तरीके का ईस्ट है। इट इज़ अ यूनिसेल्युलर ईस्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन का पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो मोस्टली क्या होता है, अल्कोहल। तो यहाँ पर अल्कोहल हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पर जो 4 है कॉलम नंबर बी का, उसका किसके साथ मैच हो रहा है, डी के साथ। तो D4 कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए और डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी और सी ऐसे कट हो गए। ठीक है, तो दो तो ऑप्शन मिल गए। अब बाकी का देखते हैं। एस्परजिलस नाइगर जो है, एस्परजिलस नाइगर से हम क्या बना सकते हैं, साइट्रिक एसिड। एसिडोबैक्टर एसिटी क्या बनता है आपका, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो पहुंच गए एसिटिक एसिटाई। ठीक है, सिमिलर आप वर्ड्स भी देख सकते हो, एसिडोबैक्टर एसिटी और एसिटिक एसिड, उसका ही प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसी के नाम से उसका प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऑप्शंस मैच करते हैं। ए का बी कहाँ दिख रहा है आपको, तो ए का 3 यहाँ पर, राइट। एसिडोबैक्टर एसिटी B1 C2 आया,
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। कैंसिलेशन थ्रू भी जा सकते हो, डायरेक्ट आ रहा है तो पहले देख लो कि कौन से आपको फेमिलियर ऑप्शंस में से क्या आ रहा है, फिर जो बचे हुए उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये टाइम बचाने का एक इजी मेथड है। The treatment of wastewater is done by heterotrophic microbe naturally present in the sewage, osmosis and reverse osmosis, RO purifier and ultrafiltration, all of the above। तो यहाँ पर जब सीवेज या फिर वेस्ट वाटर का यहाँ पर जब जिक्र होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट मोस्टली वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, मोस्टली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके ही की जाती है, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन दैट सीवेज आर द वन हु विच आर गोइंग टू क्लीन और यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज वेस्ट, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज कैरिड आउट बाय प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जब वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, जब वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करने के लिए 3 मेथड्स में से जाया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड होता है, प्राइमरी मेथड है, सेकेंडरी मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं का यूज़ करके जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करें उनकी रोग को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। प्राइमरी इसमें फिर उसको फिल्ट्रेशन वगैरह किया जाता है और फिर सेकेंडरी मेथड में उसको केमिकल ट्रीटमेंट देकर क्लीन किया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। तो जब आप वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर ये तीनों भी ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। ये तीनों ट्रीटमेंट देने के बाद ही वेस्ट वाटर क्लीन वाटर में कन्वर्ट होगा। द सर्टन बैक्टीरिया विच ग्रो अनएरोबिकली ऑन अ सेल्यूलोसिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड and hydrogen. These bacteria are collectively called as halophiles, thermoacidophiles, methanogens, all of the above. तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया है जो सेल्यूलोजिक मटेरियल पर ग्रो कर रहा है, ठीक है। और कैसा ग्रो कर रहा है? अनएरोबिकली। हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को टारगेट करना होगा, उससे ही हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो पहला क्या दिया इन्होंने कि ठीक है बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह ये छोड़ दो, हमें फोकस किस पर करना है? कंडीशन क्या दी है? अनएरोबिक, ठीक है, अनएरोबिक कंडीशन है। ग्रोथ किस पे कर रहा है? सेल्यूलोज पे, सेल्यूलोजिक मटेरियल जिसके अंदर सेल्यूलोज है। रिलीज क्या हो रहा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हमने पहले ही पढ़ा है, जब हम क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ते हैं तो मोस्टली जो मीथेन है, ठीक है, मीथेन हम अगर बेस्ट इजीएस्ट एग्जांपल जो आपने पहले से पढ़ा है जहाँ पर मीथेन रिलीज होता है वो क्या है? बायोगैस। बायोगैस बनता कैसे है? मोस्टली कावडंग से, राइट। कावडंग से अगर वो बनता है तो कावडंग में क्या है? मोस्टली प्लांट वेस्ट। अगर कोई हर्बीवोर है, ठीक है, अगर कोई हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म है तो हर्बीवोर क्या कंज्यूम करेंगे? प्लांट्स को। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज क्यों? सेल्यूलोज क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर का एक कंपोनेंट होता है आपका सेल्यूलोज। अगर प्लांट खाया तो प्लांट की सेल आई, सेल आई मतलब उसके पास क्या था? सेल्यूलोज था। अब इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगता है आपका? सेल्यूलेज नाम का एंजाइम लगता है, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे पास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं। ह्यूमंस के पास तो नहीं है। हाँ, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मतलब हमारा जब इवोल्यूशन हो रहा था, ह्यूमन इवोल्यूशन के वक्त हम जो मंकी से या फिर एप से जो हम इवॉल्व हुए हैं उस वक्त मोस्टली जो अनकुक्ड फूड था, प्लांट बेस्ड फूड था, वो खाया जाता था। हमारे पास उस वक्त अपेंडिक्स था और अपेंडिक्स का काम था सेल्यूलेज नाम के एंजाइम को सिक्रेट करना, इस प्लांट के जो वेस्ट है उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करना। लेकिन जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम कुक्ड फूड जब खाने लगे, इसका कोई भी यूज़ नहीं रहा और अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स में चला गया, राइट। लेकिन प्लांट्स में ऐसा, सॉरी एनिमल्स में वैसा है क्या? जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं, नहीं, उनके अंदर आज भी जो प्लांट वेस्ट खाते हैं, मतलब जो प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ
एंजाइम नोन एज सेल्यूलेज, राइट। तो जब इस सेल्यूलेज नाम का एंजाइम अपना काम कर रहा है, तो अब सोचो गट है, तो गट के अंदर कोई बाहर का एयर वहां पर कोई रोल प्ले कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो वहां पर मोस्टली आपके मिथानोजेंस आते हैं। मिथानोजेंस आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ द प्लांट बेस्ड फूड या फिर प्लांट फाइबर इनटू द योर what you can say methane and all, ठीक है, with the help of cellulase enzyme, ओके। तो अगर मीथेन आया तो मीथेन जो बनता है तो वो सिर्फ क्यों बनता है? आपके मिथानोजेंस की वजह से। इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग दी सेल्यूलोज with the help of cellulase enzyme, and alternately they are secreting the methane, carbon dioxide and hydrogen gas. Which is correct about मिथानोजेंस? तो मिथानोजेंस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो पहला है कॉमन बैक्टीरियम इन मिथानोबैक्टीरियम हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज, सही है। मिथानोबैक्टीरियम होता है, ये भी सही है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियम जो होता है वो मिथानोकोकस या फिर मिथानोबैक्टीरियम। देन कॉमनली फाउंड इन अनएरोबिक स्लज, यस। अगर आपको मिथानोजेंस का कोई प्रेजेंस देखना है तो मिथानोजेन कैन ओनली सर्वाइव इन अनएरोबिक कंडीशन, दे कैन नॉट सर्वाइव इन एरोबिक कंडीशन, ओके। अगर मिथानोजेंस आपको कई देखने मिलेगा तो मोस्टली अनएरोबिक कंडीशन में। ये एनिमल्स के गट में ये देखे जाते हैं, तो उनके गट में ऑब्वियसली कहीं बाहर से एयर पास हो रहा है कि नहीं, वहां पर अनएरोबिक कंडीशन है, और उसी कंडीशन में ये मिथानोजेंस पूरा सेल्यूलेज को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलोज। सो यस, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, दैट बैक्टीरियम मिथानोकोकस होता है या फिर मिथानोबैक्टीरिया होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज एंड कॉमनली फाउंड इन अनएरोबिक कंडीशन या फिर स्लज। यस, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। The very familiar beetle with red and black marking, the ladybird and dragonflies are used to get rid of dash and dash respectively. तो लेडीबर्ड और ड्रैगन फ्लाई किसको कंज्यूम करते या फिर वो किसके किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो पहला है मॉस्किटो एंड एफिड्स, नेक्स्ट इज एफिड एंड मॉस्किटो, प्रेडेटर एंड पेस्ट, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर पहले सीक्वेंस देख लो। पहली सीक्वेंस क्या है? रेड एंड ब्लैक मार्किंग, दैट इज द लेडी बर्ड, एंड नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। तो लेडी बर्ड किसे खाएगा? आपके एफिड्स को, ठीक है, और आपके ड्रैगन फ्लाई खाएंगे मॉस्किटो को, ठीक है। तो एफिड और मॉस्किटो की सीक्वेंस कहाँ देखी जाती है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी क्लोजली रिलेटेड है, कैसे? मॉस्किटो एफिड, एफिड मॉस्किटो। लेकिन यहाँ पर ऐसे वक्त में आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंस देखनी है और उस हिसाब से ऑप्शंस की भी सीक्वेंस आपको मैच करना है। तो यहाँ पर पहले लेडी बर्ड दिया, फिर ड्रैगन दिया। लेडी बर्ड प्लांट्स के ऊपर, अगर आपने कभी क्लोजली प्लांट्स को देखा होगा तो उसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट कलर के आपको बहुत से माइन्यूट इंसेक्ट्स देखने मिलेंगे जो कि क्रॉलिंग करते हैं, राइट। तो ये जो छोटे छोटे व्हाइट कलर्स के या फिर लाइट ग्रीन, लाइट येलो कलर के, व्हाइट कलर के, ग्रेश व्हाइट, ऐसे जो आपको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इंसेक्ट्स दिखते हैं, वो होते हैं आपके एफिड्स। और इन एफिड्स को खाता कौन है? आपके लेडी बर्ड्स। और जो ड्रैगन फ्लाई है, राइट, ड्रैगन फ्लाई इज कंज्यूमिंग योर मॉस्किटो। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर सिर्फ मेन सोर्स पूछा है बायोफर्टिलाइजर्स का। वैसे देखा जाए तो बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया सभी आपको हेल्प करेंगे बायोफर्टिलाइजर्स के तौर पर। तो मेन सोर्स अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर आंसर आएगा, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया वो भी आपका मोस्टली क्या करेगा? बायोफर्टिलाइजर के तौर पर एक्ट करेगा। कुछ फंगाई होते हैं जो कि आपके फंगस की मतलब बायोफर्टिलाइजर के तौर पर काम करेंगे, राइट, और बैक्टीरिया भी। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
कौन फिक्स करके देता है? राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। दिस ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रान एंड मेक देम अवेलेबल टू द प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स को राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोस्पाइरिलम एक फंगा है, एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके नाइट्रोजन फिक्सर्स के तौर पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पर पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क कर लो करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen। सही है, ट्रू, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर है तो वो नाइट्रोजन फिक्स करने में भी हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी बाकी का भी हम पढ़ लेते हैं। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन algae also add organic matter to the soil and increase its fertility। तो सारे ही तो सही है। ठीक है, सारे ऑप्शंस सही है। साइनोबैक्टीरिया आपको वाटर में भी देखने मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर भी देखने मिलेंगे और वो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। पैडी फील्ड में अगर नाइट्रोजन मतलब साइनोबैक्टीरिया आते हैं तो बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करेगा। ब्लू ग्रीन algae जिसका दूसरा नाम आपका साइनोबैक्टीरिया ही है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae दोनों अलग नहीं, एक ही है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर ही ऐड करेगा आपकी सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए तो हम उसे बायो फर्टिलाइजर कह रहे हैं, राइट। सो योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन? कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सिर्फ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बोला है। एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका भी आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया ये एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्स कर रहे। यहाँ पर स्पेसिफिक उन्होंने बायो फर्टिलाइजर्स ही नहीं पूछा बल्कि स्पेसिफाई कर दिया कि नाइट्रोजन कौन फिक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों भी नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपने गोबर गैस या फिर जो आपका बायोगैस है, ठीक है, अगर आप बायोगैस के बारे में पढ़ रहे हो जिसको आप गोबर गैस भी कहते हो, राइट, तो ये किसके वजह से बनता है? यहाँ पर मोस्टली CH4 या फिर आपका मीथेन जो है वो लार्ज अमाउंट में बनता है और जिसको आप एज अ फ्यूल यूज़ करोगे, राइट, जिसको आप एज अ फ्यूल यूज़ करोगे। ये सारी जो होती है प्रोसेस ये होती है अनएरोबिक कंडीशन में। ठीक है, ये जो आपका फर्मेंटेशन होता है कौन से कंडीशन में होता है? अनएरोबिक। तो जिसमें रिलीज क्या होता है? मैक्सिमम ब्यूटेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा लेकिन जो मैक्सिमम नंबर होगा वो सारे रिएक्शन में, तो उसमें आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा मीथेन और साथ ही साथ थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड cow dung manure and farmyard waste, a quick growing crop plugged back, BGA, Anabina and Azolla, all of the above। तो यहाँ पर उन्होंने बायो फर्टिलाइजर्स कहा है, तो बायो फर्टिलाइजर्स का काउडंग भी सोर्स है जो क्रॉप ग्रो किया हुआ है और उसको फिर से आप अगर अनप्लग करते हो, मतलब लगाया है, अगर आपने देखा होगा तो बहुत से ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स के शॉप पर आप जब जाते हो तो ऐसे बहुत से प्लांट्स के आपको सीड्स देखने मिलेंगे जो कि बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर लगाए जाते हैं। मतलब उनको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक आपको ग्रो करना है और वापस फिर से रोटेटर यूज़ करके उसको फिर से सॉइल में डाल देना पड़ता है। मतलब जब वो प्लांट उसका वेस्ट तैयार होगा, वो सड़ेगा, गलेगा, वो जब डिकम्पोज होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करेगा, राइट। तो ऐसे में जो क्विक ग्रोइंग क्रॉप्स है उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। एजोला, एनाबिना, नॉस्टॉक, बीजीए, एसिलेटोरिया, देन आपका एजोस्पाइरिलम, ये सारे आपके नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर के तौर पर एक्ट होते हैं। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साइट्रिक एसिड इज गॉट फ्रॉम, तो साइट्रिक एसिड हमने मैच द पेयर्स में भी देखा था किससे बनता है? एस्परजिलस नाइजर, राइजोबियम नाइगेरिकन,
पेनिसिलियम सिट्रिनिन लैक्टोबैसिलाई वल्गैरिकस। तो यहाँ पर साइट्रिक एसिड बोला है, तो उसको बनाने वाला एक ही ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर को अगर हम फर्मेंट करते हैं, उससे अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है तो वो है आपका साइट्रिक एसिड। बेकर्स ईस्ट इज सैकेरोमाइसिस सेरिवेसिस, सैकेरोमाइसिस लजविंजी, सैकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस एंड स्किज़ोसैकेरोमाइसिस। तो हमने बहुत पहले से ही पढ़ा है कि जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन होता है लार्ज अमाउंट में, तो वो बनता सिर्फ किसकी वजह से है, या फिर वो होता किसकी वजह से है, मोस्टली सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी की वजह से। इट इज़ अ यूनिसेल्युलर फंगाई नोन एज कॉमनली नोन एज ईस्ट which is responsible for the process of fermentation and production of large amount of products such as आपके चीज़ हो गए, जो आपके अल्कोहल बनते हैं बड़े बड़े फर्मेंटर्स में लार्ज अमाउंट पर। कमर्शियल जो प्रोडक्शन होता है वो होता है आपके सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी की ही वजह से, जिसको कॉमनली अगर आप घर पर यूज़ करते हैं बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट से जो आपके डो होते हैं उनको राइज करने के लिए, फर्मेंट इजीली कम समय में इजीली और फास्ट फर्मेंटेशन अगर आपको करना है, अगर आप उसको सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी के जो एक्टिवेटेड या फिर इनएक्टिव फॉर्म में भी कभी कभी ईस्ट मिलता है, तो अगर उसको यूज़ करते तो वो डो जल्दी से राइज होता है। मतलब जिस घंटे के लिए जिस काम के लिए 24 घंटा या 48 घंटा आपको रुकना था, वो आपके 4-5 घंटे में ही पूरा प्रोसेस फर्मेंटेशन का खत्म कर देता है। ठीक है। A common biocontrol agent for plant disease is Bacillus thuringiensis, Glomerulus, Trichoderma, Baculovirus। तो यहाँ पर बायो कंट्रोलिंग एजेंट कहा गया है। अगर बायो कंट्रोलिंग एजेंट अगर आप कह रहे हो तो वो है आपका बैसिलस thuringiensis। क्यों? क्योंकि आपने बीटी क्रॉप्स पढ़ा है, बीटी क्रॉप्स के बारे में सुना है, तो वो क्या होता है, बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स यूज करके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके एक नया डीएनए का सैंपल बनाया जाता है। एक नया डीएनए होता है तो उस नए डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर प्लांट डिसीज रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, अगर प्लांट में नेचुरली तो डिसीज रेजिस्टेंट की आपको कोई भी फेनोमेनन नहीं देखने मिलेगा, आर्टिफिशियली आप उसमें डाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी विच इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो ऐसे में जो आपका बैसिलस thuringiensis है, इस ऑर्गेनिज्म को आप यूज करोगे, विच इज ऑल्सो नोन एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट डिसीज। जैसे आपका प्लांट चेंज होगा, प्लांट का डिसीज भी चेंज होगा, और लेकिन सबको कंट्रोल करने वाला वहाँ पर सिर्फ जीन चेंज होता है, प्लांट टू प्लांट वो पर्टिकुलर जीन चेंज किया जाएगा, लेकिन वो जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज होता है नेचुरल वे में, जो बायो कंट्रोलिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो है आपका बैसिलस thuringiensis। Which of the following is mainly produced by the activity of aerobic bacteria on sewage? फर्स्ट है लाफिंग गैस, मार्श गैस, मस्टर्ड गैस, प्रोपेन। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका मार्श गैस। मार्श गैस यानी कि जो सड़ने गलने वाली चीज़ है उसके ऊपर जो गैस बनता है, ठीक है, जो मार्शी एरिया में गैस बनता है, जो सीवेज है एरोबिक कंडीशन में जो सीवेज होता है उसमें जो मेनली कोई अगर गैस बन रहा है तो वो है आपका मार्श गैस। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि वहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके उसको ट्रीट करेंगे। प्राइमरी प्रोसेस में यूजुअली होता क्या है कि हाँ यहाँ पर हम ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी को यूज़ करके जो सॉलिड वेस्ट है, ज़्यादा डेंस मटेरियल, उसको पहले हटा देंगे, जो कोई रिमेनिंग होगा उसमें बायोलॉजिकल जो कंट्रोलिंग एजेंट्स है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो कर रहे हैं उनके नंबर को वो कम करेगा, रिड्यूस करेगा। देन फाइनली कम्स ए मैकेनिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस, जहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। Continuous addition of sugar in feed batch fermentation is done to purify enzymes, degrade sewage, produce methane, obtain antibiotics। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूस एडिशन हो रहा है किस चीज़ का, शुगर का, किसमें, फीड बैच में, फर्मेंटेशन के फीड बैच में होता है। और ये क्यों होता है,
Purify enzyme, produce methane, degrade sewage and obtain the antibiotics. तो मोस्टली इसका यूज जब आप कर रहे हो फीड बैच में, तो फीड बैच में होगा एंटीबायोटिक के एंजाइम्स के लिए। क्लियर करूंगी थी। नेक्स्ट, कंटिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इन फीड बैच फर्मेंटेशन इज डन बाय। तो यहाँ पर शुगर का एडिशन हो रहा है किसके लिए? प्यूरिफाई एंजाइम, डिग्रेड सीवेज, प्रोड्यूस मीथेन, ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स। तो अगर यहाँ पर फीड बैच है, ठीक है, फर्मेंटेशन के वक्त अगर फीड बैच है यानी कि क्या, जिसमें शुगर्स का एडिशन हो रहा है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जा रहा है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किए जा रहे हैं, तो एक समय में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे और फिर ज़्यादा नंबर होने की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करने लगे? एंटीबायोटिक। अगर हमें एंटीबायोटिक चाहिए तो एंटीबायोटिक हम कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे? कहीं से तो ला नहीं सकते। जो वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को, हर एक बैक्टीरिया वैसे देखा जाए तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, विच इज़ डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब हम जो कहते हैं सर्वाइव करने के लिए, अगर एडवर्स कंडीशन है तो बैक्टीरिया भी सर्वाइव करना चाहता है। तो सर्वाइव करने के लिए वो क्या करता है? अपने ही जैसे जो बाकी के ऑर्गेनिज्म हमारे अपने साथ ग्रो कर रहे हैं, उनके नंबर को वो कम करता है। कैसे? जो ग्रो कर रहे हैं उनको ग्रो ही मत करने दो, यानी कि उनके ग्रो को पूरा स्लो डाउन कर डालो, ठीक है, या फिर जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं उनको किल करो। तो वो उसके पास एक ही क्या है? हथियार है, वो है उसका एंटीबायोटिक, ठीक है। मतलब अपने ही ऑर्गेनिजम्स के मतलब अगेंस्ट बनाया गया कोई केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो इस एंटीबायोटिक अगर हमें कमर्शियली बनाना है तो ऐसे में फीड बैच किए जाते हैं, जहाँ पर शुगर्स का एडिशन होगा। जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर उनका नंबर बढ़ेगा, तो आगे चलकर हमें उतना ही ज़्यादा एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट करने के लिए मदद मिलेगी, ठीक है। तो अगर हमें एंटीबायोटिक को ऑब्टेन करना है तो वहाँ पर फीड बैच में हमें शुगर का एडिशन, कंटिन्यूस एडिशन करना होगा। Lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd, increases nutritional value by increasing vitamin A, vitamin 6, vitamin B12, both A and C. तो यहाँ पर जब आप विटामिन के बारे में, यानी कि ये लैक्टिक एसिड का जो बैक्टीरिया का कल्चर है जो ग्रो कर रहे हो मिल्क के अंदर, उससे आपको सिर्फ विटामिन B12 का ही क्या मिलता है? न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो मिल्क है, अगर आप मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट खाते हो तो आपके बॉडी में जो विटामिन B12 की कमी है वो भर के निकलते। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो ऐड हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 की ऐड हो रही। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने मैक्सिमम जो एरिया कवर करने की कोशिश की वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपके 10th के चैप्टर हैं उससे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और टॉपिक और कोई और नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आज तक इतना ही, ओके, थैंक यू।